जय हिंद साथियों, मैं राजपाल कोदना स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, अपनी राजस्थान के इतिहास की एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसका ये दूसरा एपिसोड है। पहले पार्ट में हमने कवर किया था लोक देवता वीर तेजाजी का संपूर्ण इतिहास। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ का इतिहास, जिसमें मेवाड़ के एक बहादुर साहसी योद्धा, जिन्हें एक आंख का राजा कहा जाता है, हिंदूपत कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा का संपूर्ण इतिहास हम पढ़ेंगे। वीरों के वीर, योद्धाओं के योद्धा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक थे। 1509 में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि इनके पिता का क्या नाम था। माता का नाम रत्नी कंवर था, पिता का नाम रायमल था। इसके अलावा इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था हाड़ी रानी कर्मावती। इनके 4 पुत्र हुए थे, रतन सिंह, भोजराज। इसके अलावा इनका जो एक पुत्र था महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। यहाँ पर हम बात करें संग्राम सिंह की, तो संग्राम सिंह के जो पिता थे रायमल, उनके जो पिता थे रायमल के यानी संग्राम सिंह के दादा, उनका नाम था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा भी योद्धाओं के योद्धा थे। महाराणा कुंभा के 2 पुत्र हुए थे, उद्दा और एक दूसरा रायमल। उद्दा ने क्या किया, अपने पिता महाराणा कुंभा की 1468 में हत्या करके खुद शासक बन जाता है। इसलिए उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है, जो पिता का हत्यारा। उसके बाद उद्दा की हत्या उसके भाई रायमल के द्वारा कर दी जाती है। इस प्रकार से 1473 में रायमल मेवाड़ के शासक बनते हैं और 1509 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। और 1509 में उनके पुत्र संग्राम सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो संग्राम सिंह के जो पिता थे उनका नाम था रायमल। रायमल के 11 पत्नियां थी और 13 पुत्र थे। तो ऐसी स्थिति में रायमल के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेवाड़ की गद्दी पर किस पुत्र को बिठाया जाए। उसके बाद रायमल ने 3 वीर योद्धा और साहसी 3 पुत्रों को चुना, जिसमें से बड़ा जगमाल, दूसरा पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है, और 3 नंबर पर थे पृथ्वीराज या 3 नंबर पर थे अपने संग्राम सिंह। यहाँ पर हम बात करें संग्राम सिंह की, जिन्हें राणा सांगा बोला जाता है, तो इन तीनों में से एक को मेवाड़ की गद्दी पर बैठना था। तो रायमल के कुछ समझ में नहीं आया तो एक पंडित को बुलाया और उनसे पूछा गया, एक ज्योतिष को बुलाया कि मेवाड़ का जो राजयोग है वो किसके भाग्य में लिखा है। तो पंडित बोलता है, ज्योतिष बोलता है कि मेवाड़ का जो राजयोग है वो संग्राम सिंह के भाग्य में लिखा है। तो ऐसे में दोनों भाई थे, जगमाल और पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज और जगमाल दोनों नाराज हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो सारंगदेव आते हैं और सारंगदेव इन तीनों को भीमल गांव की एक चारणी पुजारिन के पास लेके जाते हैं। तो भीमल गांव की जो चारणी पुजारिन है उससे उनका तीनों का भविष्य पूछा जाता है। तो वो चारणी भी यही बोलती है कि जो मेवाड़ का राजयोग है वो संग्राम सिंह के भाग्य में लिखा है। तो ऐसे में तीनों भाइयों के बीच में भीमल गांव में ही झगड़ा हो जाता है। और इससे जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, पृथ्वीराज, वो अपनी तलवार निकालते हैं और संग्राम सिंह के ऊपर प्रहार करते हैं, जिससे संग्राम सिंह की एक आंख क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो किसी न किसी प्रकार से संग्राम सिंह दोनों भाइयों जगमाल और पृथ्वीराज से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और संग्राम सिंह भागकर जाते हैं सेवंतरी गाँव में। सेवंतरी गाँव में बिद्दा राठौड़ के पास शरण लेते हैं। बिद्दा राठौड़ के पास रुकते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों को पता चल जाता है। तो उनके पीछे जगमाल और पृथ्वीराज चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि संग्राम सिंह को मार देंगे, उसके बाद शासक हम ही बनेंगे। लेकिन वहाँ पर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है सेवंतरी गांव में, और वहाँ पर संग्राम सिंह की रक्षा करते हुए बिद्दा राठौड़ शहीद हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जाको राके सैया मार सके ना कोई। संग्राम सिंह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और श्रीनगर अजमेर में आ जाते हैं दौड़ते हुए। उस समय संग्राम सिंह दौड़ते दौड़ते अपने भाइयों से अपनी जान बचाते बचाते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं गहरी नींद में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि श्रीनगर में वहाँ पर एक नाग आता है और वो संग्राम सिंह के सिर के ऊपर जो फन अपनी होती है नाग की, उसको करके आराम से सांप वहाँ पर बैठ जाता है और नीचे आराम से संग्राम सिंह सो रहे हैं गहरी नींद में। तो ये दृश्य गाँव के लोग देखते हैं श्रीनगर के, और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा कृष्णा, नीचे एक बालक सो रहा है, ऊपर एक नाग बैठा है जो इसको काट नहीं रहा है। तो ये वहाँ के जो गांव के मुखिया थे करमचंद पंवार, तो ये बात करमचंद पंवार के पास पहुँचती है। तो करमचंद पंवार वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये तो, क्योंकि करमचंद पंवार है वो मेवाड़ में वहाँ पर जाते थे, राजघराने से काफ़ी परिचित थे। तो वो देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो मेवाड़ का राजकुमार है संग्राम सिंह।
तो वहाँ से करमचंद पंवार उनको ले जाते हैं अपने घर पर और उनका पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से संग्राम सिंह का जो पालन पोषण है वो करमचंद पंवार के द्वारा किया गया। संग्राम सिंह की माता का नाम मैंने बता दिया रत्नी कंवर, उनकी पत्नी का नाम भी मैंने आपको बता दिया आड़ी रानी कर्मावती। तो इस प्रकार से संग्राम सिंह यहाँ पर करमचंद पंवार के द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। उधर मेवाड़ की गद्दी पर रायमल बैठे थे और उनके 2 पुत्र जयमल और पृथ्वीराज वहीं पर थे। जयमल और पृथ्वीराज इन दोनों की बात करें तो पृथ्वीराज उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भांग की गोलियाँ खाने का, शराब पीने का शौक था, जिसकी वजह से किसी ने भांग की गोली के अंदर जहर मिला दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो जगमाल है वो कहा जाता है कि जगमाल युद्ध करता हुआ मारा गया। इस प्रकार से बाद में पर राणा जो संग्राम सिंह थे, राणा सांगा थे, उनकी मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का रास्ता अपने आप ही साफ हो गया और 1509 में रायमल की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। अब आगे की हम पूरी बात करते हैं, चर्चा किन प्रकार से। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संग्राम सिंह के जो समकालीन शासक रहे थे वो कौन कौन से थे। इधर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में उस समय थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कभी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। उसके बाद इब्राहिम लोदी और 3 नंबर पे थे बाबर जो मुगल था। यहाँ हम बात करें सिकंदर लोदी ने कभी आक्रमण नहीं किया। या इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी वो भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसको भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। लेकिन यहाँ संग्राम सिंह भी कहीं कम नहीं थे, मेवाड़ की धरती से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। संग्राम सिंह चाहते थे मेवाड़ी ध्वज पूरे हिंदुस्तान में लहराएं, दिल्ली पर भी कब्जा करना चाहते थे, दिल्ली आगरा उनके कब्जे में हो, अपने साम्राज्य की सीमाओं का, अपने राज्य की सीमाओं का बहुत ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे संग्राम सिंह। तो इस प्रकार से इब्राहिम लोदी और संग्राम सिंह के बीच में भी युद्ध होता है, लेकिन इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक संग्राम सिंह के सामने टिक नहीं पाता है। अब हम बात करने वाले हैं मेवाड़ और मध्य प्रदेश यानी मालवा। मध्य प्रदेश में है मालवा, मांडू और चंदेरी। इनके बीच में मालवा और मेवाड़ के बीच में किस प्रकार से संघर्ष हुआ, क्या क्या हुआ इनके बीच में, वो जानकारी हम लेंगे। देखो जो मालवा है जो मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में वहाँ का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय जो कि मुस्लिम शासक था। उसके पास में ही है मांडू और चंदेरी, वहाँ का शासक था मेदिनी राय जो कि एक हिंदू शासक था। अब वहाँ पर क्या होता है, जो महमूद खिलजी द्वितीय था मालवा का शासक, वो एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति था। इसकी वजह से वहाँ के जो मुस्लिम सरदार थे वो उसको राजगद्दी से हटाना चाहते हैं और उसकी जगह उसके छोटे भाई साहिब खां को वहाँ का शासक बनाना चाहते हैं। इसको लेकर वहाँ पर थोड़ी बहुत उनके बीच में लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है और वहाँ पर महमूद खिलजी द्वितीय को हटा दिया जाता है और साहिब खां को शासक बना दिया जाता है। तो महमूद खिलजी द्वितीय वहाँ से सहायता के लिए मांडू आते हैं मेदिनी राय के पास। तो मेदिनी राय उनकी सहायता करते हैं, अपनी सेना भेजते हैं विशाल और मालवा पर आक्रमण करते हैं। इस प्रकार से मालवा पर पुनः महमूद खिलजी द्वितीय को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। लेकिन साहिब खां इतना शांत नहीं बैठने वाला था। साहिब खां दिल्ली चला जाता है इब्राहिम लोदी के पास और इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को लेकर आता है। और इधर से बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो शासक था वो था मुजफ्फर शाह। तो मुजफ्फर शाह भी एक न एक विशाल सेना भेजते हैं, तो दोनों तरफ से सेना उसकी सहायता के लिए आती है। लेकिन कहा जाता है कि मेदिनी राय की सेना के सामने वो टिक नहीं पाते हैं, यानी कि मेदिनी राय इन दोनों की सेनाओं को परास्त कर देता है और इस प्रकार से वहाँ का जो शासक है मालवा का वो महमूद खिलजी द्वितीय ही बना रहता है। उसके बाद महमूद खिलजी द्वितीय वो प्रसन्न होते हैं और मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री बना लेते हैं। तो मेदिनी राय एक हिंदू शासक था, उसके प्रधानमंत्री बनने से वहाँ के जो मुस्लिम सरदार थे उनमें खलबली मच जाती है। वो सोचते हैं कि अभी ये मेदिनी राय बहुत बड़ा वीर था, ये अभी प्रधानमंत्री बना है और आने वाले समय में ये यहाँ का शासक बन जाएगा और हिंदू सत्ता यहाँ पर कायम हो जाएगी। इसलिए मुस्लिम जो सरदार थे वो महमूद खिलजी द्वितीय को अपनी बातों में लेते हैं, भड़काते हैं और भड़काने से महमूद खिलजी उनकी बातों में आ जाता है और उसके बाद में वहाँ से मेदिनी राय को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाता है और मांडू के ऊपर भी वो कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार मेदिनी राय के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो मेदिनी राय देखता है कि अब हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक है वो एक ही शासक है, मेवाड़ का राणा सांगा। तो मेदिनी राय सहायता के लिए राणा सांगा के पास आते हैं। तो राणा सांगा अपनी विशाल सेना लेकर चंदेरी की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं, राणा सांगा मेदिनी राय को गागरोन कहाँ पर है, झालावाड़ में है, और चंदेरी इन दोनों की जागीर मेदिनी राय को प्रदान करते हैं, यहाँ का जागीरदार बना देते हैं।
लेकिन उसके बाद भी महमूद खिलजी द्वितीय क्या करता है, इतना शांत नहीं बैठता है। वो अपनी विशाल सेना भेजता है गागरोन पर आक्रमण करने के लिए, और उधर से मुजफ्फर शाह की सेना भी आती है और उसका एक सेनापति आसिफ खां भी आता है साथ में सेना लेकर। इस प्रकार दोनों की संयुक्त सेना आती है मालवा और गुजरात की। इधर से राणा सांगा की सेना जाती है और इनके बीच घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में गुजरात का जो सेनापति था आसिफ खां, वो राणा सांगा के हाथों मारा जाता है। उसके बाद द्वितीय को राणा सांगा बंदी बनाकर मेवाड़ ले आते हैं। इस प्रकार से ये गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। ध्यान रखना, मालवा और मेवाड़ के बीच में, गागरोन झालावाड़ में। इस युद्ध के बाद वहाँ पर महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया जाता है और मेवाड़ में राणा सांगा 3 महीने तक उसको रखते हैं और उसके बाद उसको वापस भेज देते हैं मालवा। ये एक राणा सांगा की बहुत बड़ी उदारता थी, लेकिन कुछ लोग उसकी मूर्खता भी बताते हैं कि इस प्रकार उसको नहीं छोड़ना था। उसके बाद इस प्रकार से मालवा और मेवाड़ के बीच में संघर्ष शुरू होता है। अब यहाँ बात करते हैं मेवाड़ और गुजरात के बीच में। मेवाड़ और गुजरात के बीच में किस प्रकार से संघर्ष शुरू हुआ और किस प्रकार से संघर्ष समाप्त हुआ, वो थोड़ा हमारे पास जानना जरूरी है। गुजरात का जो शासक था वो था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह एक मुस्लिम शासक था। ईडर का शासक जो अपने राणा सांगा थे वो रायमल को बनाना चाहते हैं, लेकिन जो मुजफ्फर शाह था गुजरात का, वो भारमल को ईडर का शासक बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच में तनाव पैदा होता है। लेकिन राणा सांगा क्या करते हैं, रायमल को ईडर का शासक बना देते हैं। उसके बाद मुजफ्फर शाह अपने सेनापति को भेजता है और 1514 और 1516 2 बार ईडर पर आक्रमण होता है, लेकिन मुजफ्फर शाह इसमें सफल नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बाद में पुनः आक्रमण किया जाता है और उसके सेनापति को वहां पर ईडर पर आक्रमण के लिए मुजफ्फर शाह वापस भेजता है। इस प्रकार से 1520 में मुजफ्फर शाह का सेनापति मलिक हुसैन जो कि ईडर पर कब्जा कर लेता है और इधर से राणा सांगा को इस बात का पता चलता है, तो राणा सांगा मेवाड़ी फौज को लेकर ईडर की तरफ रुख करते हैं और पुनः ईडर को जीत लेते हैं। तो इस प्रकार से मुजफ्फर शाह वापस नाराज हो जाता है और अपना बदला लेने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी फौज को तैयार करता है। तो इस प्रकार से मुजफ्फर शाह अपने सेनापति अयाज अली को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए वागड़ के रास्ते यानी डूंगरपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ भेजता है। लेकिन रास्ते के अंदर जो डूंगरपुर था वहाँ का सरदार गज्जा वहाँ पर था। गज्जा की फौज से वो टकराता है अयाज अली, और लेकिन इस युद्ध में गज्जा मारा जाता है और इसकी सूचना राणा सांगा को पहुँचती है। तो राणा सांगा को जैसे इस बात का पता चलता है तो राणा सांगा मेवाड़ी फौज को लेकर रवाना हो जाते हैं युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए, उनकी सेना को रास्ते में रोकने के लिए। उधर से गुजरात की सेना की सहायता के लिए, अयाज अली की सहायता के लिए मालवा की फौज भी आ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो मांडू की फौज थी, यानी मध्य प्रदेश की, मांडू मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर गुजरात, इन दोनों की जो फौज थी इनके पीछे जाते जाते जो राणा सांगा है वो इनको 1522 में मंदसौर में इन पर आक्रमण कर देते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और 1522 में जैसे आक्रमण होता है तो वहाँ पर अयाज अली को पता चल जाता है कि मेवाड़ी फौज से टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं है, अब प्राणों का खतरा है। तो इस प्रकार से अयाज अली घुटने टेक देता है और अपने सैनिकों से हथियार फेंकने को बोलता है। और इस प्रकार से अयाज अली और मेवाड़ के बीच में मंदसौर की संधि होती है। ये मंदसौर की संधि कई बार पूछी जाती है। अयाज अली जो मुजफ्फर शाह का सेनापति था और राणा सांगा के बीच में। उसके बाद में गुजरात ने कभी भी राणा सांगा पर यानी मेवाड़ पर उसके बाद यहाँ पर आक्रमण नहीं किया था। तो हमने बात की मध्य प्रदेश, मालवा, मांडू और चंदेरी, इसके अलावा गुजरात, ईडर, इनकी हमने चर्चा कर ली। इनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन कौन से युद्ध हुए, संपूर्ण जानकारी हमने ले ली। अब चलते हैं हम दिल्ली की तरफ। दिल्ली से किस प्रकार से संबंध रहे, तो इब्राहिम लोदी जो कि खुद महत्वाकांक्षी राजा था, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन इधर जब इब्राहिम लोदी को पता चलता है कि मेवाड़ का जो शासक है राणा सांगा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, अब राणा सांगा दिल्ली तक पहुंचने वाला है, अब दिल्ली दूर नहीं, तो इसका अब दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता जाने वाली है और अब यहाँ पर हिंदू सत्ता स्थापित होने वाली है, हिंदू शासक यहाँ पर बैठने वाला है। और राणा सांगा की जो चर्चाएं थी, उसकी जो कहावतें थी, पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि राणा सांगा से ताकतवर इस दुनिया में कोई योद्धा, कोई राजा है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा की तरफ सेना भेजने का
पूरी पूरी योजना बनाई, प्लान बनाया कि कैसे ना कैसे करके राणा सांगा को हराना जरूरी है। इस प्रकार से 1517 में इब्राहिम लोदी मेवाड़ की तरफ अपनी सेना भेजता है और 1517 में खातौली का युद्ध होता है, यानी कि राणा सांगा की सेना इब्राहिम लोदी की सेना को रास्ते में ही रोक लेती है। राणा सांगा युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे। युद्ध का नाम सुनते ही उनका खून खौलने लगता था। कभी भी युद्ध से डरते और घबराते नहीं थे राणा सांगा। तो राणा सांगा को पता चलता है कि दिल्ली से सेना आ रही है इब्राहिम लोदी की, तो वो रास्ते में ही खातौली, जो कहाँ पर है, बूंदी जिले में, ध्यान रखना उस समय बूंदी जिले में था, और खातौली वर्तमान में, ध्यान रखना, कोटा जिले में है। तो खातौली बूंदी में खातौली का युद्ध होता है 1517 में। तो इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी की सेना राणा सांगा की सेना के सामने टिक नहीं पाती है और यहाँ पर घमासान युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना परास्त हो जाती है और वहाँ से भागकर दिल्ली चले जाते हैं सैनिक। लेकिन उसके बाद में 1518 में फिर इब्राहिम लोदी आक्रमण करता है, फिर मेवाड़ की तरफ अपनी सेना को लेकर रवाना होता है। 1518 में जब इब्राहिम लोदी सेना लेकर आते हैं तो इधर से राणा सांगा को पता चलता है और मेवाड़ी फौज यहाँ से रवाना होती है। तो 1518 में बाड़ी का युद्ध होता है। बाड़ी कहाँ पर है? धौलपुर में, यानी धौलपुर में ही इब्राहिम लोदी की सेना को रोक लिया जाता है और वहाँ पर बाड़ी का युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है। दिल्ली का, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह, एक मेवाड़, छोटी सी रियासत मेवाड़, जिसके सामने परास्त हो जाता है। तो वहाँ पर इब्राहिम लोदी और उसके जो मुस्लिम सरदार थे उनको पता चल चुका था कि अब राणा सांगा दिल्ली तक पहुँचने में देर नहीं लगाएगा। अब दिल्ली पर हिंदुओं का राज स्थापित होने में समय बाकी नहीं है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अब इब्राहिम लोदी रोक नहीं सकेगा राणा सांगा को। तो ऐसी स्थिति में बाद में बोला जाता है कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा वगैरह थे वो बाबर को, जो कि एक विदेशी आक्रमणकारी था, मुगल था बाबर, उसको वहाँ पर निमंत्रण भेजते हैं कि जो हिंदुस्तान में अब मुस्लिम सत्ता है वो उखड़ने वाली है और हिंदुओं का शासन होने वाला है, इसलिए आप यहाँ आएँ और यहाँ इब्राहिम लोदी को हराएं और इसकी जगह आप आकर बैठें और राणा सांगा को युद्ध में परास्त करें। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि बाबर है वो अफगानिस्तान से भारत आता है और इब्राहिम लोदी के साथ उसका युद्ध होता है। ये मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं जो बाबर है उसकी बाबर नामे में बोला जाता है कि मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, उन्होंने वहाँ पर न्योता भेजा था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बातें हैं। हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 में, किस प्रकार से हुआ था, क्या क्या इसमें हुआ था, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आलम खां और दौलत खां लोदी जो कि बाबर को निमंत्रण देते हैं भारत आने के लिए। बाबर उस समय काबुल का शासक था, अफगानिस्तान में है काबुल, वहाँ का बाबर शासक था और बाबर भारत आता है। तो इस प्रकार से इधर दिल्ली की सेना थी, विशाल सेना इब्राहिम लोदी की, एक तरफ यहाँ पर बाबर मुगल शासक की सेना थी। बोला जाता है कि बाबर की सेना में जो इनका पानीपत का पहला युद्ध होता है, पानीपत हरियाणा में है, 1 अप्रैल 1526 में हुआ था ये युद्ध, 1 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में बोला जाता है कि बाबर जो मुगल शासक था उसके पास मात्र 50 से 60 हज़ार सैनिक थे, लेकिन जो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, उसकी सेना में 1,20,000 सैनिक थे। तो इस स्थिति में बाबर के बस में नहीं था कि दिल्ली के सुल्तान को हरा सकें। लेकिन कहा जाता है कि बाबर की जो सेना थी वो एक अनुशासित सेना थी। सेना की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही यहाँ पर गजब की व्यवस्था थी। सैनिक पंक्ति में खड़े रहना, क्योंकि हिंदुस्तान की उस समय जो इब्राहिम लोदी की जो फौज थी वो एक व्यवस्थित फौज नहीं थी, भेड़ चाल की तरह थी। जिस तरह झुंड में चलती है भेड़, वैसे सेना चलती थी झुंड में, लेकिन बाबर की सेना में बिल्कुल वहाँ पर व्यवस्थित सेना थी। इसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी है, जो बाबर था, इस बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में क्या किया था कि भारत में पहले किसी भी प्रकार से गोला बारूद का, बंदूकों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने गोला बारूद का प्रयोग किया। तो इधर से बाबर, इब्राहिम लोदी अपनी सेना लेकर गया पानीपत, उधर से बाबर आया, दोनों की सेना आमने सामने थी। जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना आगे बढ़ी तो बाबर की सेना में वहाँ से गोला और बारूद दागने शुरू कर दिए। तो जैसे ही वहाँ से बाबर की तोपें चली तो इधर से इब्राहिम लोदी की सेना में जो हाथी घोड़े थे वो इनके धमाके को सहन नहीं कर सके और इधर उधर भागने लगे, जिससे क्या हुआ कि उनके हाथी घोड़े इन्हीं के सैनिकों को आपस में इनको रोनते हुए आगे बढ़ते, यानी इनको मारने लगे। इस प्रकार से सेना में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने, जो सैनिक थे, हाथी घोड़े थे, उन्होंने पहले इस प्रकार धमाका, इस प्रकार गोला बारूद, तोपें वगैरह कभी नहीं देखी थी। पहली बार भारत में तो तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। तो इस प्रकार से इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना परास्त हो जाती है और इब्राहिम लोदी एक ऐसा सुल्तान था जो रणभूमि में मारा जाता है। तो
इस प्रकार से 1526 में बाबर आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है। और उसके बाद बाबर को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान का जो सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जो शासक है वो है राणा सांगा। राणा सांगा को जब तक नहीं हराया जाएगा, जब तक उसको परास्त नहीं कर सकते, तब तक हिंदुस्तान में हमारा टिकना मुश्किल है। तो इसके लिए बाबर को कोई ना कोई बहाना चाहिए था कि किसी ना किसी प्रकार से राणा सांगा से युद्ध हो और राणा सांगा को परास्त किया जा सके। क्योंकि बाबर की जो सबसे बड़ी ताकत थी वह थी उसकी तोप, उसकी तोपों से गोलों को दागना और सेना में भगदड़ मच जाना। इसके लिए बाबर ने अपनी सेना भेजी मेवाड़ की तरफ, लेकिन बोलते हैं कि उस समय जो राणा सांगा था उनका जो क्षेत्र था वो रणथंभौर, सवाई माधोपुर, बयाना दुर्ग, भरतपुर वहाँ तक फैल चुका था। लेकिन वहाँ पर बयाना दुर्ग में बाबर की सेना आती है और वहाँ पर बयाना का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा की सेना के बीच में। इस युद्ध में कहा जाता है कि बाबर की सेना बुरी तरह से परास्त होती है। इसमें बाबर के सैनिक राणा सांगा की सेना, उनके सैनिक और उनकी वीरताओं को देखकर भयभीत हो जाते हैं और भागकर दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाकर बाबर को बोलते हैं कि आप चाहे कुछ भी करवा लो, हम राणा सांगा की सेना से कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान छोड़ के वापस चले जाएंगे। राणा सांगा अपनी सेना लेकर आ रहा है। बयाना के युद्ध में जब बाबर परास्त हुआ था उस समय बोलते हैं कि यदि राणा सांगा अपनी सेना को लेकर उसी समय यदि दिल्ली की ओर, आगरा की ओर यदि प्रस्थान कर जाता तो निश्चित तौर पर उस समय दिल्ली पर यानी हिंदुस्तान पर एक हिंदू शासक का कब्जा होता, राणा सांगा राजगद्दी पर बैठता। लेकिन राणा सांगा ने बहुत बड़ी गलती की। उस युद्ध के बाद वो वापस मेवाड़ आ जाता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। बयाना का युद्ध कब हुआ था और उसके बाद में आगे क्या होता है, खानवा का युद्ध कब होता है, उसमें किस प्रकार से रणनीति बनाई गई, क्या हुआ, संपूर्ण जानकारी हम आगे देंगे आपको। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ था। इसमें जो बाबर के सेनापति थे वो इश्क आका व मेहंदी ख्वाजा थे। और इसके एक महीने के बाद यानी कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। खानवा कहाँ पर है? भरतपुर में है। यानी एक महीने का बाबर को संभलने का मौका दे दिया था राणा सांगा ने। यह सबसे बड़ी गलती थी। इतना समय वो नहीं देते और उसी समय यदि पीछे उनके सैनिकों के यदि चले जाते तो निश्चित तौर से बाबर को यहाँ से भागना पड़ता। तो बाबर वापस राणा सांगा को हराने की रणनीति बनाता है, लेकिन उसके सैनिक युद्ध करने से मना कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए हम राणा सांगा से युद्ध नहीं करेंगे, चाहे और कुछ भी हमसे करवा लो, हम करने को तैयार है। तो बाबर बोलता है कि मैं तुम्हें सोने के सिक्के बंटवा दूंगा, तू आपके गांव में ये बंटवा दूंगा, बहुत सारा, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। बाबर बहुत ज़्यादा शराब पीता था, लेकिन बोलता है कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी सैनिक राजी नहीं हुए। बाद में बोलते हैं कि बाबर उन्हें धर्म जिहाद का नारा देता है। जब बात धर्म की आ जाती है तो बाबर इसको धर्म युद्ध घोषित कर देता है कि ये हिंदू और मुस्लिमों के बीच में युद्ध है। तो तब वो सैनिक लड़ने को तैयार होते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया की नज़र इस युद्ध पर थी कि अब हिंदुस्तान का शहंशाह कौन बनेगा, बादशाह कौन बनेगा। एक तरफ राणा सांगा है, दूसरी तरफ बाबर है। पूरी दुनिया की नज़रें इस युद्ध पर टिकी हुई थी, खानवा का युद्ध। इधर बाबर को पता चलता है, राणा सांगा को पता चलता है, तो राणा सांगा भी अपनी एक सेना तैयार करते हैं और संपूर्ण राजस्थान के जितने भी राजा थे, इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी राजाओं के पास निमंत्रण भेजते हैं इस युद्ध के लिए। एक प्रथा थी जिसे पाती पर्वण प्रथा बोला जाता है। पाती पर्वण प्रथा के तहत सभी को निमंत्रण भेजा जाता है। इस निमंत्रण के तहत संपूर्ण राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात के राजा राणा सांगा की सहायता के लिए आते हैं। राणा सांगा एक ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण राजाओं को एक ही ध्वज के नीचे एकत्रित किया था। यानी कि जितने भी राजा थे सभी राजा एक मेवाड़ी ध्वज के नीचे थे। इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग राजा राणा सांगा की सहायता करने के लिए आए थे अपनी सेना लेकर। बोला जाता है कि उस समय राणा सांगा के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज बन चुकी थी। एक तरफ से मेला बोल सकते हैं जिसमें 1,20,000 सैनिक थे, 1,30,000 सैनिक थे, और उधर बाबर के पास मात्र 50-60,000 की सेना थी। लेकिन बाबर के पास उसकी ताकत, उसकी तोपें थी, जो कि यहाँ पर राणा सांगा के पास नहीं थी। सारे यहाँ पर सरदार, राजा, महाराजा सभी इकट्ठे हुए मेवाड़ में। लेकिन राणा सांगा ने बोला कि बाबर से युद्ध करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन ये जो तोपें हैं बाबर की, इनके सामने मेरी बस की बात नहीं। आप इन तोपों का कुछ कर दो, फिर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। लेकिन अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस युद्ध के अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में, इस युद्ध में
राणा सांगा की सहायता करने राणा सांगा के साथ में कौन कौन से राजा थे, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राणा सांगा की सहायता हेतु मारवाड़ से मालदेव आए थे, गांगदेव के पुत्र। इसके अलावा आमेर से पृथ्वीराज कछवा आए थे, और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से कल्याणमल आए थे। मेड़ता से रतन सिंह, मेवाड़ यदि मेवात से बात करें तो मेवात से हसन खां मेवाती, डूंगरपुर से उदय सिंह और ईडर से भारमल, भरतपुर से अशोक परमार, चंदेरी से मेदिनी राय, छोटी सादड़ी से झाला अज्जा, रायसेन से सहलेदी तंवर। सहलेदी तंवर जो कि गद्दार निकला बाद में, इसके पास बहुत बड़ी फौज थी, ये एमपी का था और इसके पास 20,000 सैनिक थे। और इसी की वजह से एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से राणा सांगा ये युद्ध हारे थे। आगे बताऊंगा मैं युद्ध में क्या हुआ था। तो इतने जो मैंने बताई ये सारे शासक यहाँ पर बात करें तो राणा सांगा की सहायता के लिए आए। बोला जाता है कि एक बहुत विशाल सेना थी जिसके अंदर राणा सांगा के पास 50 राजा थे। इस युद्ध में 50 राजा और 100 से भी ज़्यादा ठिकानेदार इस युद्ध में शामिल थे। 1,30,000 की विशाल फौज लेकर राणा सांगा खानवा भरतपुर की ओर रवाना होते हैं। खानवा जो कि भरतपुर में है, उधर से बाबर पहले से तैयार था एक विशाल फौज से लेकर। जो रणनीति उसने पानीपत के युद्ध में अपनाई थी वही रणनीति उसने वापस अपनाई। बाबर के जो तोपों को चलाने वाले जो तोपची थे उनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। एक का नाम था मुस्तफ़ा खां और दूसरा था अली खां। ये दोनों तोपची तोप चलाने में काफ़ी माहिर थे और इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुस्तफ़ा खां और अली खां। बोला जाता है कि जब 17 मार्च को युद्ध हुआ था तो 16 मार्च की जो रात थी उस रात्रि में युद्ध की योजना बनाई गई। इस युद्ध की योजना में राणा सांगा ने कहा कि इन तोपों को रोकना होगा। इसको रोकने के लिए सबसे पहले कुछ करना होगा। यदि इन तोपों को रोक लिया गया तो निश्चित तौर से हमारी विजय होगी, क्योंकि इतनी बड़ी फौज आज तक कभी एकत्रित नहीं हुई राजस्थान में और हिंदुस्तान में भी। तो तोपों को रोकने के लिए योजना बनाई गई कि उनकी तोपों के सामने हमारे सारे सैनिक नहीं जाएंगे, कुछ सैनिक उनके सामने तोपों के सामने जाएंगे। उसके अलावा 20,000 हज़ार की 2 सेना यानी कि बाहर से साइड से उसके ऊपर अटैक करेगी, जिसकी वजह से बाबर समझ नहीं पाएगा कि तोपों का मुंह किधर फेरा जाए। यानी कि तीनों तरफ से जब आक्रमण होगा, अटैक होगा, तो बाबर कुछ भी समझ नहीं पाएगा और उनकी तोपों पर हम पहले कब्जा कर लेंगे और उसके बाद उनकी सैनिकों से हम युद्ध निपट लेंगे। लेकिन आप सभी को पता है बाबर की ये योजना, राणा सांगा की योजना बनाई गई, लेकिन एक गद्दार निकला। एक गद्दार ने सारी की सारी जो योजना थी, जो रणनीति थी राणा सांगा की, वो जाकर बाबर को बता दी, जिसकी वजह से ही एक मुख्य कारण था कि बाबर को ये युद्ध, राणा सांगा को ये युद्ध हारना पड़ा और बाबर की इसमें जीत हुई थी। रायसेन का सहलेदी तंवर, ये एक बहुत बड़ा गद्दार निकला और इसकी सेना भी काफ़ी बड़ी थी। 20,000 इसके पास सैनिक थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको काफ़ी फायदा हुआ था बाबर को। लेकिन जब सुबह होती है 17 मार्च 1527 के दिन, एक तरफ बाबर की सेना पहले से तैयार खड़ी थी, तो सामने तोपें थी। बाबर ने एक रणनीति बनाई, उसकी 60,000 की सेना थी, जिसमें उसने कुछ सैनिक 20,000 सैनिकों को सबसे पहले आगे भेज दिया रणभूमि में। 20,000 सैनिकों को आराम से रेस्ट करने को बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आप खाओ पियो और मस्त रहो, बिल्कुल रेस्ट करो। 20,000 सैनिक बाबर के बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं, बाबर की योजना युद्ध करने की। इसके अलावा बाकी बचे जो सैनिक थे 20,000, उनमें से 10,000 सैनिक जो घुड़सवार थे उनको दाईं ओर लगा दिया और कुछ सैनिक को बाईं ओर खड़ा कर दिया। जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ तो युद्ध स्टार्ट में जब बाबर को पता चला कि आगे के जो सैनिक है वो मारे जा रहे हैं, तो उसी प्रकार उसके दोनों तोपचियों को आदेश दिया जाता है तोप से गोले दागने के, और उसी समय तोप से गोले दागे जाते हैं। जैसे ही गोले दागे जाते हैं तो राणा सांगा की सेना में बहुत सारे हाथी थे। तो राणा सांगा के जो हाथी थे सेना के, इसके अलावा जो घोड़े थे, वो ऐसी आवाज़ सुनकर भयभीत हो जाते हैं और सेना में खलबली मच जाती है और इस प्रकार से इधर उधर भगदड़ मच जाती है। और इस भगदड़ का राणा जो बाबर था वो पूरा फायदा उठाता है। इस भगदड़ में कई सैनिक इधर उधर मारे जाते हैं, घोड़ों की टापों के नीचे, हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दिए जाते हैं। बाबर के जो राणा सांगा के सैनिक थे वो उसी की सेना के नीचे कुचल दिए जाते हैं। और उसी समय वहाँ पर 10,000 सैनिक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो लगाए गए थे, वो सैनिक इधर से और उधर से दोनों तरफ से जब आक्रमण करते हैं तो उनको लगता है कि और सेना आ गई है, तो इस प्रकार से उनकी सेना बीच में फंस जाती है। लेकिन फिर भी ये युद्ध
शाम तक चलता है। शाम के समय जब 3-4 बज जाते हैं, पूरी सेना थक चुकी थी दोनों तरफ की लड़कर। उसी समय जो बाबर के जो 20,000 सैनिक तो पीछे जो आराम रेस्ट कर रहे थे, उन सैनिक को बाबर आदेश देता है। वो सैनिक बिल्कुल यहाँ पर रेस्ट किए हुए थे और उसी प्रकार वो स्वस्थ बिल्कुल रेस्ट किए वो सैनिक, आराम किए हुए सैनिक उसी समय इस घायल सेना पर और आक्रमण कर देते हैं और इस प्रकार से इस युद्ध को मेवाड़ी फौज यानी कि राणा सांगा की फौज हार जाती है। लेकिन इसका एक कारण ये भी है, उस समय जो राणा सांगा थे वो हाथी पर बैठे थे और सबसे आगे थे, लेकिन राणा सांगा को उस समय सबसे पीछे रहना था। इससे क्या हुआ था कि सेना का बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहा सैनिकों का। सैनिक अलग अलग रियासतों से आए थे, जिस अलग अलग यहाँ पर आए थे, तो जिसकी वजह से सेना में उतना वो अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाया था इस युद्ध में। इस युद्ध में जो राणा सांगा थे उनके सिर में एक तीर लग जाता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं राणा सांगा। राणा सांगा को घायल होते हुए देखकर सैनिक सोचते हैं कि राणा सांगा कहीं मर चुके हैं, तो वो इधर उधर सैनिक भी युद्ध करने से मना करने लगते हैं। लेकिन झाला अज्जाजी जो कि राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर लेके जाते हैं और खुद राणा सांगा के जो वस्त्र वगैरह है वो पहनते हैं, राज मुकुट पहनते हैं और युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर उसके बाद राणा सांगा को वहाँ से बसवा दौसा ले जाया जाता है। वहाँ पर राणा सांगा को होश आता है तब राणा सांगा पूछते हैं कि युद्ध का क्या हुआ, तो बोला जाता है कि हम युद्ध हार चुके हैं। तो राणा सांगा ये हार सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल, और बोलते हैं कि चलो वापस तैयारी करो और अब हम पुनः आक्रमण करेंगे बाबर पर। लेकिन सैनिक बिल्कुल थक जाते हैं, सैनिक युद्ध करने से साफ मना कर देते हैं। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि राणा सांगा की हार का प्रमुख कारण क्या था। खानवा के युद्ध में इतनी बड़ी फौज थी फिर भी इसका कारण था सैलहेदी तंवर का धोखा देना पहला तो, दूसरा बाबर की तुलगामा युद्ध नीति, बाबर की तुलगामा युद्ध नीति, इसके अलावा इस युद्ध में गोला और बारूद का प्रयोग करना बाबर के द्वारा। इसके दूसरा कारण यह भी था कि जो राणा सांगा थे वो युद्ध भूमि में सबसे आगे चले गए थे लड़ने के लिए, जिसकी वजह से सेना में तालमेल नहीं रहा था। पीछे के सैनिकों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बहुत विशाल सेना थी। बाबर के सैनिक, बाबरनामे में लिखते हैं कि मेरे सैनिक बोलते हैं कि बाबर की जो राणा सांगा की सेना है वो आ रही है और उसमें आगे का छोर हमें दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे का छोर दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कितनी विशाल सेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न थे इस युद्ध में हारने के, कि सेना में एकजुटता नहीं होना, अलग अलग जगह से सेना आई थी जिसकी वजह से सेना में तालमेल नहीं बैठ पाया था, और इसके अलावा गोला बारूद का प्रयोग तो विशेष था, और राणा सांगा का उसके बाद में तीर लगना, घायल होना, ये भी एक विशेष कारण रहे हैं इस युद्ध का हारने का। उसके बाद बाबर क्या करता है, जो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर जाता है। तो उस समय यहाँ पर राणा सांगा को पता चलता है, तो राणा सांगा भी अपनी सेना को लेकर, सैनिकों को लेकर वहाँ पर जाने की तैयारी करते हैं कि अच्छा अवसर है, इधर से बाबर वहाँ पर आक्रमण करेगा, हमें मेदिनी राय की सहायता करनी चाहिए, उन्होंने हमारी सहायता की थी खानवा के युद्ध में, और यही अच्छा मौका है बाबर को सबक सिखाने और हिंदुस्तान से भगाने का। लेकिन उस समय बोलते हैं कि सांगा के सैनिक युद्ध करने से मना कर देते हैं और राणा सांगा को जेर दे देते हैं रास्ते में ही। कालपी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर इरिच कालपी, वहाँ पर MP में ही राणा सांगा को रास्ते में सैनिकों के द्वारा जेर दे दिया जाता है। 30 जनवरी 1528 को इरिच गांव कालपी मध्य प्रदेश में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके जो सैनिक थे वो उनको वहां से लेकर मांडलगढ़ भीलवाड़ा आ जाते हैं और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। तो ये पूरा यहाँ पर राणा सांगा का इतिहास था जो मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया। साथ में स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रही होगी स्लाइड, संपूर्ण मैंने लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। संपूर्ण जो इतिहास यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है। अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा ये भी अपना फीडबैक ज़रूर दें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।